जब भी हम राहु केतु की बात करते हैं, याद रखिएगा राहु कोई ग्रह नहीं है। ये एक आसमान में यानी कि ब्रह्मांड में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है, जहाँ पर आकर के या तो इंसान का जीवन बर्बाद होता है, बिल्कुल तितर-बितर हो जाता है या फिर इंसान का जीवन खिल उठता है, वो ऊँचाइयों पर जाता है। इसीलिए उस पॉइंट को नाम दिया गया है राहु और ठीक उसके सामने वाले यानी कि राहु के ठीक सामने वाले पॉइंट को नाम दिया गया है केतु। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। और आज हम बात करेंगे कि राहु कुंडली में वो ऐसे कौन से 6 भाव है जहां पर अगर बैठ जाए तो यकीन मानिए जिस राहु को आप इतना भला बुरा कहते हैं, जिस राहु से आप इतना डरते हैं, वही राहु आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वही राहु आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर कंसीडर तो करनी ही पड़ेगी कि है तो वो राहु ही ना, तो थोड़ा बहुत वो आपके साथ छल, भ्रम, भटकाव, भूत, भगवा, भद्दा ये सब बनाकर तो छोड़ेगा ही। तो आज आप और मैं ये मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कुंडली के कौन से ऐसे वो 6 भाव है जहां पर राहु बैठने से आपको अच्छा तो देते हैं, आपके साथ अच्छा तो करना चाहते हैं, वो आपके शुभचिंतक तो बनते हैं, लेकिन आपको भी ये समझना है कि राहु आपसे क्या कहना चाहता है। आप किस तरह से राहु को वहां पर समझ सकते हैं, राहु की तरह आप काम कर सकते हैं। तो चलिए वक्त को आगे ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको कहना ही क्या, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना ज्ञानवर्धक लगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला भाव आता है वो है तीसरा भाव। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, देखिए राशि आपकी कोई भी हो सकती है, राशि में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। लग्न से 3 घर आगे गिनिए और देखिए क्या वहां पर आपके राहु बैठे हैं। अगर वहां पर आपके राहु बैठे हैं तो इसका मतलब आपका राहु आपके लग्न कुंडली में तीसरे भाव में है। अगर तीसरे भाव में राहु बैठता है तो देखिए राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो कहां पर जाती है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाती है आपके एकादश भाव में। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है आपके नवम भाव में। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाता है आपके 7वें भाव में, यानी कि दाम्पत्य जीवन के घर में, आपके पार्टनरशिप के घर में। एकादश घर होता है आपके हर एक इच्छा पूर्ति का, प्राप्ति का, लाभ का, ठीक है। और जो नवम घर होता है वो होता है आपके भाग्य का, आपके पिता का, आपके धर्म का, आपके अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य का, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं अगर राहु तीसरे भाव में बैठे तो वो आपको कैसा फल देगा। सबसे पहले जो थोड़े बहुत ज्योतिष के जानकार हैं उनको तो पता ही है कि तीसरा घर किसका होता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तीसरा घर होता है आपके पराक्रम का, आपके इच्छा शक्ति का, आपके साहस का, आपके भाई बहन का, ठीक है। आपके मतलब आज के कलयुग में देखें तो तीसरा घर होता है हर एक डिजिटल चीजों का, एआई से जुड़े हुए चीजों का, कंप्यूटर का, आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके वाक चतुराई का, इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी काम का। यानी कि दुनिया जितना एडवांस हो रहा है ना, हर चीज आता है तीसरे भाव में, यानी कि हर एक एडवांस चीज आता है तीसरे भाव में। तो जरा एक बार सोचिए, अगर राहु जैसा ग्रह है जिसको कलयुग का राजा माना गया है, अगर वो यहाँ पर बैठेगा तो वो आपको कितना शुभ फल देगा। लेकिन शुभ फल तो वो देना चाहता है, लेकिन उसके पहले राहु को कुछ आपको परीक्षा भी देना होता है। राहु आपको यहाँ पर कुछ जगह पर आपको टेस्ट भी लेते हैं। मैंने कहा ना राहु एक असुर प्रवृत्ति का ग्रह है, वो आपको दे तो देगा सब कुछ। राहु जो आपको देता है ना वो कभी कभी आपसे छीन भी सकता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज हम वही बात करेंगे कि राहु यहाँ पर बैठ करके आपके साथ क्या क्या छल करता है। दे तो देगा लेकिन आपके साथ थोड़ा बहुत छल भी करेगा। तो उसी विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राहु अगर तीसरे घर में बैठा है ना, तो राहु यहाँ पर बैठ करके सबसे पहले तो आपका पराक्रम और आपका इच्छा शक्ति बहुत गुना बढ़ा देते। ऐसा इच्छा शक्ति तो आपसे कोई सीखे। यानी कि आप अगर चाहे तो अपने स्किल्स के द्वारा अपने करियर को, अपने पोटेंशियल को कई गुना हद तक बढ़ा सकते, अपने जीवन में कई गुना ऊंचाइयों तक ले जा सकते अपने आप को। लेकिन उसी इच्छा शक्ति को लेकर अगर आपने इसको ठीक तरीके से नहीं संभाल पाए तो यहाँ पर राहु आपको डाइवर्ट भी करना चाहेगा। यानी कि मैंने अक्सर देखा है जिसके भी 3rd हाउस में राहु होता है ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है। अगर इस एग्रेसिव नेचर से अगर आपने कोई शत्रुता पाल ली किसी के साथ, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके आसपास पड़ोस वाले हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मित्र बंधु बांधव हो सकते हैं, मतलब किसी से भी अगर आपने शत्रुता पाल लिया
तो याद रखिएगा राहु जो आपको मतलब राहु ने जो आपको एनर्जी दिया है वो सारा इसमें वेस्ट हो जाएगा। राहु यहाँ पर आपको पूरा पोटेंशियल देता है, आपके अंदर इच्छा शक्ति और विल पावर का भरमाहट देता है, उसको डाइवर्ट नहीं होने देना है आपको। लेकिन हाँ ये बात भी है, अगर आप इसी इच्छा शक्ति के साथ आप अपने शत्रुओं के ऊपर अगर आप हावी होंगे तो यकीन मानिए आप अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एनर्जी है वो तो खत्म हो गया ना। यानी कि अपने अंदर इस पोटेंशियल को, इस विल पावर को अगर अगर बेकार की चीजों में अगर आपने इसको समाप्त कर दिया, शत्रुओं के पीछे लगा दिया, किसी से झगड़ा करने में लगा दिया, तो वो तो चला गया ना। तो इसीलिए राहु इस चीज को आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ पर आपको डाइवर्ट नहीं होना है। राहु के इस शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कहने का मतलब है अगर राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा है, देखिए राहु सबसे पहले इसका चॉइस आपके ऊपर छोड़ता है कि आपको इस एनर्जी को कैसे यूज करना है। अगर राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो ये चॉइस वो आपके हाथ में छोड़ेगा कि आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं या फिर उससे आप बेकार के कामों में लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपको अगर आपका राहु थर्ड हाउस में बैठा है ना तो अपने जीवन को सुधारिए। मान लीजिए दोस्तों राहु अगर आपके थर्ड हाउस में बैठा है ना तो आपके अंदर वो ऐसा विल पावर भर देते हैं ना, ऐसी इच्छा शक्ति भर देते हैं ना, ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकता है जिसकी भी वो कामना रखता है, जिसकी भी वो इच्छा रखता है। क्योंकि एकादश में राहु की दृष्टि पड़ रही है ना, इच्छा पूर्ति का घर है ना एकादश का घर। थर्ड हाउस होता है इच्छा, अपनी इच्छाओं के लिए वो कितना पराक्रम कर सकता है उसका घर होता है। तो एक तरफ वो अपनी इच्छा के लिए काम करेगा और दूसरी तरफ उसका इच्छा पूर्ण होता रहेगा। और नवम में राहु की एक दृष्टि पड़ेगी, मतलब ऐसा इंसान अगर थोड़ा सा भी पराक्रम करे ना तो ऐसे इंसान का भाग्य उससे 2 कदम आगे चलता है। आप थोड़ा सा पराक्रम तो करके देखिए कि आपका भाग्य 2 कदम आगे जाकर के आपका इंतजार करता रहेगा। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा इंसान अपने इच्छा शक्ति के दम पे, अपने खुद के दम पे, अपने खुद के पोटेंशियल के दम पे, अपने विल पावर के दम पे जीवन में हर एक असंभव को भी संभव करके ऐसा इंसान दिखा सकता है। क्योंकि ये एक उपचय घर है। तो उपचय घर क्या होता है? जो दिन ब दिन बढ़ता रहे, जो दिन ब दिन जिसका परिमाण ऊपर उठता रहे, उसका घर होता है। तो राहु है ही एम्पलीफायर। तो राहु यहाँ पर बैठेगा तो क्या करेगा? दिन ब दिन, मतलब जितना आपकी उम्र बढ़ेगी, जितना आप मैच्योर होते रहेंगे, उसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति भी यहाँ पर वो बढ़ा देंगे, आपके अंदर वो क्षमता भी बढ़ा देंगे, आपको मोटिवेशन से भरपूर कर देंगे। यानी कि जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए आपको यहाँ पर वो मोटिवेशन से भरपूर कर देंगे। कहने का मतलब है कि कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं ऐसे लोग। अगर उस इंसान ने अपने राहु को सही ढंग से इस्तेमाल किया, तो राहु की एनर्जी को अगर सही ढंग से उसने इस्तेमाल किया तो तभी कर पाएगा। यानी कि पॉजिटिव साइड में अगर यूज किया तभी कर पाएगा। ऐसा इंसान खास करके बीमार तो होता नहीं है, लेकिन अगर ये कभी कभी अगर बीमार हो जाए, क्योंकि शरीर तो सबका है ना, सबको थोड़ा बहुत बीमारी तो होती है ना, तो ऐसा इंसान अगर कभी कभी थोड़ा बहुत बीमार हो जाए ना, खास करके ये होते नहीं है, लेकिन ये अपने विल पावर के दम पे, ये अपने विल पावर के दम पे उस बीमारी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देते। मतलब डॉक्टर भी कभी कभी हैरान हो जाएगा कि इस इंसान को इतना बीमारी था, ये ठीक कैसे हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं ना, डॉक्टर भी कभी कभी हैरान हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता ना कि आपके थर्ड हाउस में राहु बैठा है, इसलिए आपके अंदर विल पावर, जो एंथुजियाज्म है, जो आपके अंदर जो पराक्रम की शक्ति है, वो कितना गुना बढ़ा हुआ है आपका। लेकिन राहु यहाँ पर बैठ करके आपको कभी कभी कुसंगति भी दे देता है। मतलब आपको ना ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपको हर वक्त नेगेटिव बात कहेंगे। आप कुछ करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले वो एरा डाल देंगे, आपसे नेगेटिव बातें करेंगे, आपके माइंड में ना नेगेटिविटी डाल देंगे। ये राहु करवाता है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर राहु थर्ड हाउस में है तो इस नेगेटिविटी से उभरने का विल पावर भी तो वो आपको दे दिया है ना। तो आप अपने विल पावर की यूज कीजिए। मैं जानता हूं आप लोग करते भी होंगे, क्योंकि आपके अंदर है ही इतना पराक्रम की शक्ति, इतना इच्छा शक्ति अपने जिंदगी में कुछ करने का। तो मुझे पता है कि आपके अंदर विल पावर है भी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली थोड़ी सी खराब है, मान लीजिए राहु थोड़े से पीड़ित हो गए, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई अगर नेगेटिव बात आपको अगर कह रहा है ना, तो यकीन मानिए आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है। आप पुश कीजिए खुद को। आप इस नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिविटी को तोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इन नेगेटिविटी पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आए और आपको नेगेटिव बातें कहे। आप कुछ भी काम करना स्टार्ट करेंगे जिंदगी में, कुछ इनोवेटिव बात उनके साथ जाकर के करेंगे, तो देखेंगे कि वो आपसे हमेशा ही उल्टा सलाह देंगे और उल्टी तरीके से वो आपसे बात करेंगे। मैं एक बात कह दूं आपको, अगर आपके राहु थर्ड हाउस में है तो आप एक काम कीजिए, आप सुने सबकी, यानी कि आप सबकी राय ले, लेकिन अंत में डिसीजन आप खुद के मन से ले, खुद के बुद्धि से ले, खुद के इंटेलेक्चुअल पावर से आप
कोई भी डिसीजन ले वो बेहतर साबित होगा आपके लिए। राहु देवता यहाँ पर बैठ करके आपके अंदर वो क्षमता देते हैं कि आप अपने शत्रुओं का परास्त कर सके, यानी कि आप अपने शत्रुओं को समाप्त कर सके। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा शत्रुओं के मामले में, ज्यादा झगड़े के मामलों में आपको उलझना नहीं है। हाँ, अगर आपके पीछे शत्रु आते तब तो बिल्कुल आपको डिफेंड करना है, लेकिन आपको खुद से उनको जाकर के कुछ मतलब कहना नहीं है। अगर वो आपके साथ कोई षड्यंत्र करता है, अगर वो आपके पीछे लगता है, कोई सामने वाला इंसान अगर आपको जानबूझ करके अगर आपके साथ लगना चाहता है, तब उसको अपने राहु के हाथ में छोड़ दीजिए, तब आपको उसको डिफेंड करना है, तब वो समझ जाएगा कि वो किसके पीछे लगा है। क्योंकि उनको नहीं पता ना कि आपके थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं। तो अगर राहु थर्ड हाउस में बैठे तो आपके साथ वोकल फाइटिंग में जीतना, या मैं आपको यहाँ पर फिजिकल फाइट का कोई सलाह तो दूंगा नहीं, आपसे कंपटीशन करना या फिर आपसे वोकल आर्ग्यूमेंट में जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा है, कोई भी आपसे वोकल आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकता या फिर आपके साथ कंपटीशन में जीत नहीं सकता। लेकिन आप ना बहुत इमोशनल भी होते हैं, इसीलिए लोग कभी कभी आपका फायदा भी उठाते हैं। तो अपने इमोशनल नेचर को थोड़ा सा साइड में रखिए और राहु की तरह थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। देखिए, राहु बहुत प्रैक्टिकल ग्रह है, राहु के पास उतना ज्यादा इमोशन है नहीं। राहु थर्ड हाउस में बैठ करके ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी सुधार ले, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहु की तरह थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल वे में चीजों को करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो राहु यहाँ पर आप ही को पनिश करने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल हार्टलेस हो जाना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं उनके साथ आप ज्यादा इमोशनल मत बनकर रहिए। राहु अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो राहु की तरह प्रैक्टिकल वे में जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, आप बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो जाइए। राहु जिसके भी थर्ड हाउस में बैठा है, अक्सर देखना कि ऐसे लोग घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये घूमने फिरने जैसा, अगर ये टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो इसमें इनको लाभ देखने को मिलेगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि ये जितना, अगर ये टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ, क्योंकि सब तो नहीं करते हैं ना टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जितने घूमेंगे, जितना बाहर निकलेंगे, जितना लोगों के साथ जाकर के आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि हम तो घर से निकलते ही नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि थर्ड हाउस सोशल नेटवर्किंग का भी घर है, डिजिटलाइजेशन का भी घर है। तो सोशल नेटवर्क का यूज कीजिए ना। देखिए ना, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा नहीं, देखिए आपको समझ जाना है, आपको अपनी बुद्धि से समझना होगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सोशल नेटवर्किंग का यूज कीजिए, डिजिटलाइजेशन का यूज कीजिए, इंटरनेट का यूज कीजिए, एआई फील्ड से जुड़ा हुआ काम कीजिए, यानी कि एआई का यूज कीजिए। दुनिया कितनी एडवांस हो रही है, आप घर पर बैठे मत रहिए। राहु यहाँ पर आपको डिजिटली स्मार्ट बनाने के लिए आया है, आपको दुनिया के साथ एडवांस बनाने के लिए आया है। राहु यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो राजा बन के रहेंगे, राज करेंगे। लोगों के दिल के अंदर, लोगों के मन में, लोगों के सामने आप राज करेंगे। अगर घर पे बैठे रहेंगे और बस ये सोचते रहेंगे कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानिए यही राहु आपको डिप्रेशन में भी डाल देगा। थर्ड हाउस का राहु, अगर थर्ड हाउस की राहु की बात आप नहीं मानेंगे तो यही राहु आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है, याद रखिएगा। तो घूमते फिरते रहिए, लोगों के साथ बात कीजिए। और हाँ, घूमना फिरना ना आपका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि प्लान करके होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्लान करके होगा। अचानक घूमने फिरने का प्लान होगा, अचानक घूमने फिरने का प्लान होगा, और उसमें आप जाएंगे भी और मजा करके आएंगे भी। चाहे आप किसी के साथ भी जाए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने किसी स्पेशल वन के साथ आप चले जाए, यकीन यकीन मानिए आप अचानक जाएंगे और वहां पर मजे करके आएंगे। आप अचानक जाएंगे और वहां पर आप मजे करके भी आएंगे और वहां से लाभ उठाकर भी लाएंगे। ये लोग जितना घूमते हैं ना, इनकी जिंदगी में उतना ही फायदा होता है। मैं एक बात आपको बोल दूंगा दोस्तों, देखिए राहु अगर थर्ड हाउस में बैठा है ना, तो आपके नाइन्थ हाउस में केतु भी बैठा है। इसीलिए आपको यहाँ पर धर्म का काम भी करना होगा, पूजा पाठ, जप तप, यानी कि कोई भी साधना अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर केतु भी आपको अच्छा फल देगा। जब केतु आपको अच्छा फल देगा आध्यात्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल दुनिया में, तो राहु कहता है कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी आपको अच्छा फल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप किसी एक को लेकर के चले, वो आप मतलब कहते हैं ना कि दो नाव में आप अपना पैर रख देंगे। तो कोशिश कीजिए दोनों ग्रह को यहाँ पर लेकर के चलने का, आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। यानी कि आपको मेटेरियलिस्टिक दुनिया से भी आपको यहाँ पर जाना है, उनके सामने जाना है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया को भी जीना है, और केतु को यहाँ पर लेकर के आपको आध्यात्मिक दुनिया से भी जुड़ना है। थर्ड हाउस भाई बहन का होता है, यहाँ पर राहु अपना थोड़ा सा खेल दिखाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे?
मान लीजिए आपका अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत घनिष्ठ संपर्क है, तो वो ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। आप आप कहेंगे कि मैं आपको अभिशाप दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको अभिशाप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका भाई बहन के साथ आपका बहुत अच्छा संपर्क है, भगवान करे कि वो जिंदगी भर तक रहे, लेकिन अगर राहु थर्ड हाउस में बैठा है ना, तो वो आपको ज्यादा दिन तक वो रहने नहीं देगा। वो भी पता है कब आपका भाई बहन के साथ आपका रिश्ता खराब होगा, जब पैतृक संपत्ति की बात आएगी, जब प्रॉपर्टी की बात आएगी, जब डिवाइडेशन की बात आएगी, जब कारोबार में डिवाइडेशन की बात आएगी या फिर पैतृक संपत्ति में डिवाइडेशन की बात आएगी, तब आप उनका असली रूप देख सकते हैं। ठीक है ना? तब आपको भी यहाँ पर राहु की तरह थोड़ा सा छल करके उनके साथ बात करना है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत परामर्श दे रहा हूं, ठीक है ना, या फिर मैं आपको गलत एडवाइस दे रहा हूं। मैं आपको राहु की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में उनके साथ बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करना है। ऐसा नहीं कि वो मेरी प्यारी बहना है, ऐसा नहीं कि वो तो मेरे भाई है, वो मेरे दिल की बात समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग के समय, अपनी यानी कि अपने इनहेरिटेज प्रॉपर्टी डीलिंग के समय या फिर कोई भी कारोबार डीलिंग के समय, भाई भाई में, भाई बहन में कोई भी कारोबार डीलिंग के समय बिल्कुल सीधे शब्दों में पहले ही उनसे बात कर लेना है, वरना बाद में ये आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है। राहु यहाँ पर बैठ करके ना आपके पिता के साथ आपका बहुत ही एक प्यारा संबंध बनाता है। पता है कैसे? आपके पिता आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको मानते भी हैं। आपके पिता भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो वो आपको ला भी देंगे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो, आप उनको कहेंगे उससे पहले वो आपको वो चीज ला देंगे। आपको अगर कोई भी काम करने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ी या फिर किसी भी चीजों की जरूरत पड़ी तो वो आपको ला भी देंगे। हाँ, वो उम्र के पहली पड़ाव में शायद आपको ना ला कर दे, लेकिन जब आप थोड़े से यंग एज के हो जाएंगे, यानी कि 24-25 साल के हो जाएंगे, तब तो आपके साथ आपके पिता का थोड़ा सा धीरे धीरे फ्रैंक नेचर बनता रहेगा। लेकिन आप भी ये मानते हैं अपने अंदर, और आपके पिता भी ये मानते हैं उनके अंदर, कि कुछ मामलों में आपके और आपके पिता के वैचारिक मतभेद बनते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कह नहीं पाएंगे। दोनों ही एक दूसरे को मानते हैं, सम्मान करते हैं, यानी कि आपके पिता भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने पिता का सम्मान करते हैं। इसी वजह से दोनों दोनों ही एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद रखते हैं, लेकिन वो आपके प्यार में आपको कुछ कह नहीं पाएंगे और आप उनके सम्मान में उनको कुछ कह नहीं पाएंगे। हो सकता है आपके पिता थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो या फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो। कहने का मतलब है कि आपके पिता आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रोल निभाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत आपके पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद बन सकता है और बनेंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कह नहीं पाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे, लेकिन दोनों का वैचारिक मतभेद कुछ कुछ मामलों में अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए आपसे ज्यादा आपके पिता उसके लिए एक्साइटेड रहे। मतलब काम आप करेंगे लेकिन आपके पिता आपके लिए ज्यादा एक्साइटेड रहे। ऐसा भी मैंने देखा है कई बार, जिसके भी थर्ड हाउस में राहु होता है। बहुत कम उम्र में ही आप प्रेम में पड़ते हैं, लेकिन आपको वहां से थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी उस वक्त ना होने के कारण। यहाँ पर बैठे हुए राहु की बड़ी रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब चल रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी जिंदगी में आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, कोई भी कार्य आपके लिए सिद्ध नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल जीवन में निराश है, हताश है। यकीन मानिए अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ, तो यकीन मानिए अब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। जितना बुरा वक्त आप देखेंगे ना, उतना अच्छा वक्त आपके लिए इंतजार कर रहा है। ऐसा आपको शायद अभी विश्वास ना हो, लेकिन जब आएगा ना, तब आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके जीवन में अभी दुख कष्ट चल रहे हैं ना, अगर राहु थर्ड हाउस में बैठा है ना आपका, तो मान लीजिए कि उसके पीछे कहीं ना कुछ छुपते छुपाते हुए आपके लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं। बाद में जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी ना, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सब मेरे लिए है क्या, ये सब मैंने किया है क्या। आप खुद अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे, आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी जो भी कष्ट दुख चल रहे हैं ना, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी उसमें सफलता नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु का ही हाथ है। खास करके अगर आपकी राहु महादशा चल रहा है, तो ये आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप इसके साथ। भले ही ये बात आपको अभी यकीन ना आए कि क्या बता रहे हैं भैया, हमारी जिंदगी में इतना कष्ट है, इतना स्ट्रगल है, इतना दुख है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। राहु अगर आपके थर्ड हाउस में है और अचानक ठीक होगा, मतलब थोड़ा बहुत आपको तो एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का भी होता है। आप थोड़ा बहुत एफर्ट दीजिए,
फिर देखिए कि धीरे धीरे वो बिल्डअप होते होते कहां तक आपको लेकर के चला जाएगा। यही राहु आपको बाद में यकीन भी नहीं होगा, बहुत बड़ा मैसिव कुछ क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हुआ राहु। लेकिन आपको यहाँ पर राहु को बल देना होगा, यानी कि राहु की तरह आपको काम करना होगा। देखिए, मैं आपको रेमेडी वेमेडी बता दूंगा, वो मैं भी बता सकता हूँ अगर राहु यहाँ पर आपको परेशान कर रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप राहु को अपने जीवन से हटा दें या फिर राहु को आप शांत कर दे। ये सब मैं भी बता सकता हूँ कि एक नारियल लीजिए, उसमें 8 नील नील धागे का एक उसमें नील धागा लेके गांठ बांधिए, उसको सर के ऊपर से घुमाइए, उसको जाकर के किसी गंगा में या फिर नदी में बहा दीजिए। ये सब करके क्या होगा? आप अपना लॉजिकल दिमाग लगाइए, क्या ये सब करके राहु को हटाया जा सकता है, जो कलयुग का राजा है, जो सबके ऊपर अपना प्रभाव डालता है? ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ ना, जो मैं इंटरनेट पे बाद में इसको अपलोड करूंगी, ये सबका कारक राहु होता है। इंटरनेट का कारक राहु होता है। जिस मोबाइल पे आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखेंगे, उसका कारक भी राहु होता है। तो बताइए, अगर मैं राहु को अपने आपके जीवन से हटा दूं, तो क्या आप इन सब फलों को ले पाएंगे? पता नहीं। कुछ आप लोग कहते हैं कि मुझे रेमेडी चाहिए। रेमेडी क्यों चाहिए? रेमेडी होता है आप अपने जीवन को सुधारिए, आप अपने जीवन को, उस ग्रह को समझ करके उस ग्रह के जैसा अपने जीवन को बनाने की कोशिश कीजिए, उस ग्रह के मत अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, तो वो ग्रह आपको कितना कुछ दे करके जाता है। अगर कुछ कर सकते हैं तो आध्यात्म से जुड़े रहिए, क्योंकि राहु 3rd हाउस में है, तो 9th हाउस में केतु भी है ना। तो एक काम करिए, आप आध्यात्म से जुड़े रहिए। जितना आध्यात्म से आप जुड़े रहेंगे, राहु उतना ही यहाँ पर बलवान होगा, और केतु भी यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं देगा, क्योंकि केतु के लिए भी 9th हाउस एक फेवरेबल जगह मानी जाती है। आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राहु की जो इष्ट देवी है ना, वो माँ दुर्गा को माना जाता है। आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं, उनकी साधना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर केतु भी आपके लिए कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत आपके जीवन में पैदा नहीं करेगा। उसके बाद अगला जो भाव होता है वो होता है कि राहु अगर आपके चौथे भाव में है। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर आपके लग्न कुंडली में लग्न से चौथे भाव में है, राशि कोई भी हो सकती है, आप देख लीजिए, लग्न से 4 घर आगे गिनिए, देखिए क्या वहां पर राहु बैठे हैं। तो अगर वहां पर राहु बैठे तो इसका मतलब आपका राहु आपके लग्न कुंडली में चौथे भाव में है। तो अगर चौथे भाव में राहु बैठा है तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 12वें घर में। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें घर में, जहां पर ऑलरेडी केतु भी बैठे होंगे। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 8वें घर में। ठीक है, तो अब यहां से राहु आपको क्या फल देंगे? मैंने अक्सर देखा है कि राहु जिसके भी चौथे घर में होता है ना, 12 साल की उम्र तक तो उनका जीवन ठीक ठाक चलता है, मतलब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहता, कोई भी परेशानी नहीं रहती। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद, 12 से 24 साल की उम्र तक, अब इनके जीवन में राहु अपना खेल खेलता है। कैसे? सबसे पहले उनकी पढ़ाई में, देखिए उनकी पढ़ाई में राहु यहाँ पर उनको पढ़ाई से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बचपन में ही थोड़े से बुरे संगति में पड़ जाए, या फिर पढ़ाई से मन उठने लगे। ठीक है ना, ये सब होगा 24 साल की उम्र तक। हो सकता है वो कोई नए प्रेम प्यार, जो हमारे टीनेजर का समय होता है, टीनेज होने का समय होता है 12 से 24 साल तक का, उस समय हो सकता है आप किसी लव रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है राहु। लेकिन 24 की उम्र के बाद, ओ अच्छा, 24 से उम्र के पहले, आजकल तो आप देखते हैं कि कॉलेज पास करने के बाद, ऐसा नहीं कि वो आपको पढ़ाई पूरा नहीं करने देंगे, पढ़ाई पूरा करवाएंगे। अगर राहु आप यहाँ पर बहुत बिगड़े हुए नहीं है तो पढ़ाई पूरा आपको करवा देंगे। ऐसा होता है ना कि पढ़ाई पूरा करने के बाद बहुत लोग जॉब के लिए जाते हैं, या फिर कोई काम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके माइंड में प्रिपेयर है, सब कुछ आपके अंदर आइडिया है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप एग्जाम हॉल में घुसे, तुरंत आपका माइंड पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया, मतलब सब कुछ आपके दिमाग से चला गया। या फिर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाए, आप पूरा प्रिपरेशन लेकर के जाएंगे, पूरा आपके माइंड में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, लेकिन तुरंत आपका माइंड वहां से वाइप आउट हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता। एक अंदर से नर्वसनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाना, ये सब आपको फील होगा अगर 4th हाउस में राहु है आपके। लेकिन मैंने खास करके देखा है कि 24 साल की उम्र तक ऐसा ज्यादा होता है। 24 की उम्र के बाद ये सब राहु धीरे धीरे इसे प्रभाव घटाने लगता है। आप स्वयं पर विश्वास रखिए, आपके अंदर काबिलियत है। 24 के एज के बाद आपके जीवन में खास परिवर्तन आता है। मान लीजिए आप बचपन से एक काम के बारे में कभी भी जानते ही नहीं होंगे, या फिर उस फील्ड के बारे में कुछ जानते ही नहीं होंगे, लेकिन 24 की उम्र के बाद आपके जीवन में अचानक यू टर्न आएगा।
एक अचानक बदलाव आएगा। या तो आप कोई ना कोई ऐसा हुनर सीख लेंगे, कोई ऐसा ना ऐसा एक स्किल सीख लेंगे, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा नॉलेज ले लेंगे, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा काम सीख लेंगे। कहने का मतलब है कि राहु यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर सिखा देता है, या फिर सिखाना शुरू करवा देगा 24 की उम्र के बाद, या फिर 24 की उम्र के ठीक पहले-पहले, यानी कि 21, 22, 23 में कुछ ना कुछ आपको सिखाना शुरू कर देगा। यानी कि आपने जो सोचा भी नहीं, कभी आइडिया भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ सीखेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे। आपका दिमाग बेहतरीन था, आप इंटेलिजेंट थे, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, आपके अंदर ज्ञान का भरमार था, लेकिन अब तक उसका यूज़ नहीं हो पा रहा था। लेकिन 24 की उम्र के बाद उसका यूज़ हो पाएगा। आप खुद देखना कि आप कुछ ऐसे फील्ड पर आप बढ़ने लगेंगे, या फिर ऐसे फील्ड से आप जुड़ जाएंगे जहां पर आप कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। और हाँ, 24 की उम्र के पहले, जैसा कि मैंने कहा कि राहु कोई ना कोई एक हुनर आपको जरूर सिखा देते हैं। यानी कि 24 की उम्र के बाद आपके जीवन में एकदम से एक परिवर्तन आता है, यानी कि आपके करियर में एकदम से एक परिवर्तन आएगा। या तो आप उस करियर में उस करियर में ही आपका कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा, या तो कम से कम आप उस करियर में 2-3 कदम, यानी कि कुछ कदम अब आगे तो उस करियर के ऊपर आगे बढ़ा ही देंगे। जिसका भी 4th हाउस में राहु है ना, ऐसे लोग धर्म और कर्म दोनों को मानते हैं। लेकिन पता है कैसे? मान लीजिए ये कोई पूजा पाठ करेंगे, या कोई साधना करेंगे, या कोई जप तप करेंगे, मान लीजिए, तो ऐसे लोग ना, मतलब ऐसा उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आज ये शिव जी की पूजा करेंगे, कल ये कृष्ण जी की पूजा करेंगे, परसों हनुमान जी की पूजा करेंगे, उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, मतलब हर दिन, मतलब ये लोग ना थोड़े से चेंजेबल है। मतलब इनके फिलोसॉफी के हिसाब से ये लोग ये मानते हैं कि अगर उस देवी देवता की पूजा से हमें ये लाभ मिलता है तो हम उसकी पूजा करेंगे, अगर इनके पूजा से हमें ये लाभ मिलता है तो हम इनकी पूजा करेंगे। तो ऐसा नेचर इनमें देखा जाता है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई सही गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपका इनका जो नेचर होता है वो मैं सिर्फ वही बता रहा हूं कि इनका नेचर थोड़ा बहुत ऐसा होता है। धर्म और कर्म में बहुत यकीन करता है, धर्म को मानता भी है, धर्म के अनुसार कर्म भी करता है, अंदर से सच्चा इंसान भी होता है। लेकिन कभी कभी आज इस देवी देवता की पूजा करेंगे, कल कोई दूसरे देवी देवता की पूजा करेंगे, तो ऐसा नेचर उनमें होता है कि जहां से हमें थोड़ा सा लाभ मिल जाए। आप सामाजिक भी बहुत होते हैं, मतलब समाज में अगर किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, या फिर दिक्कत आए, या फिर समाज में किसी काम के लिए आपको कोई अगर पूछे, अगर आपको बुलाए, तो आप जाते भी होंगे, आप उस काम को करते भी हैं। और इसी वजह से 24 साल की उम्र के बाद आपका समाज में, यानी कि सोसाइटी में, आपका नाम, थोड़ा सा आपका जो फेम है वो बढ़ने लगता है। 24 साल की उम्र के बाद आपका सम्मान, आपको सम्मान भी मिलता है। लेकिन लोग ना आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मतलब 24 के बाद आप समाज से घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन लोग आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। पता है क्यों? कि आप अपने दिल की बात कभी किसी से शेयर ही नहीं करते हैं। आप बड़े छुपे रिश्तम किस्म के इंसान हैं। आप अपनी मन की बात किसी को नहीं कहेंगे। इसीलिए लोग ना कभी कभी ना आपको थोड़ा सा शक्किया नजर से भी देखते हैं। शक्किया इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, मतलब आपके अंदर क्या है, आप आपका नेचर कैसा है, आप कैसे इंसान है अंदर से। लोग आपको ठीक ठाक तरीके से जानते नहीं हैं, क्योंकि आप ना बहुत सारी चीज अपने अंदर छुपा करके, ये अच्छा, ये वैसे ये अच्छी बात है। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, लोगों के सामने जा, इसको मैं भी सपोर्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा लोगों के सामने जाकर के अपनी गुप्त चीजें उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है आप में। लेकिन थोड़ा बहुत लोगों के साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ बात कीजिए, नहीं तो लोग आपको शक या नजर से देखना शुरू कर देंगे। और आपने ऐसा रिलेट भी किया है कई बार। ये लोग बहुत विचार विमर्श करते रहते हैं अपने दिमाग में, बहुत ज्यादा विचार चलता है इनके दिमाग में, बहुत ज्यादा उथल पुथल चलता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर एक चीज के प्रति एकदम डिटेल में जाते हैं, एकदम डिटेल में सोचते हैं। थोड़ा सा इनको कभी कभी डर भी लगा रहता है कि लोग अगर इनके बारे में बहुत कुछ जान गए तो इनको मिसजज तो नहीं कर बैठेंगे। इसलिए इनके मन में थोड़ा बहुत डर भी लगा रहता है, थोड़े से डरते भी हैं। मतलब कहा जा सकता है कि थोड़ा सा डरपोक भी होते हैं लोगों के सामने, अपने सेल्फ इमेज को लेकर के, कि लोग इनके बारे में बहुत कुछ ना जान पाए। आत्मसम्मान इनमें बहुत होता है। ये चाहते हैं कि इनके बारे में लोगों को बहुत कुछ पता ना चले, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा हिडन करके रखते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर बात को छुपा करके रखते हैं। पता है इसका एक फायदा भी होता है, सामने वाला इंसान इनको कभी समझ नहीं पाएगा। सामने वाला इंसान सोचेगा कि इस इंसान के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बुद्धू इंसान है। लेकिन ऐसे इंसान सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन सामने वाले इंसान को पता नहीं चलने देता कि इस इंसान को सब कुछ पता है। ऐसा इंसान सब कुछ सुनेगा, लेकिन सब कुछ अपने अंदर ही रखेगा, अपने भीतर ही रखेगा। इन सब मामलों में ये इंसान बहुत चालाक होता है। और एक बात, पेशेंस तो कोई इनसे सीखे, मतलब इनके अंदर जो पेशेंस है ना, इनके अंदर जो धैर्य है ना,
वो किसी और में नहीं, बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको एक बात कहूँ मैं, आपके साथ आपके माता का संबंध, कई सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के वीडियो में आपने देखा है कि आपके साथ आपके माता का संबंध अच्छा नहीं होगा अगर राहु 4th हाउस में, ये आपने सुना है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। आपके साथ आपके माता का संबंध कैसा भी हो, याद रखिएगा, वही माँ आपके जीवन में रूट बन करके रहेंगी। आपके जीवन का रूट आपकी माता बनेंगी। ये आप शायद आज नहीं समझ पा रहे होंगे, मतलब मुझको कहना नहीं चाहिए, बाद में समझ पाएंगे जब आपकी माँ, मतलब कहना नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। लेकिन आपकी माँ आपकी जिंदगी की रूट है, उन्हीं के, मतलब आप उनके साथ जो समय गुजारेंगे ना, उनसे आपको जो ज्ञान मिलेगा ना, उनसे आपको जो परामर्श मिलेगा ना, बाद में आप समझ पाएंगे कि उसी के ऊपर, बाद में आप समझ पाएंगे कि उसी के ऊपर आपकी पूरे जिंदगी का बेस खड़ा हुआ है। चाहे आपके माता के साथ आपका संबंध कैसा भी हो, मैं उसके विषय में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपकी माता आपके लिए बहुत सोचती है, आपको बहुत सलाह परामर्श भी देती है, आपको बहुत प्यार भी करती है। ये बात भी है, आपकी माता आपके लिए संपत्ति प्रॉपर्टी छोड़ कर भी जाएंगी। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन आपकी माता आपके लिए संपत्ति और प्रॉपर्टी छोड़ कर भी जाएंगी। आपके पिता भी आपके लिए संपत्ति छोड़ करके जाएंगे। आपको भी डर लग रहा है ना, क्योंकि 4th हाउस में राहु होगा, तो कभी कभी ना प्रॉपर्टी को लेकर या फिर इनहेरिटेज प्रॉपर्टी को लेकर, मतलब पैतृक संपत्ति को लेकर आपके अंदर डर होता है। और कई बार ये एक्चुअल में होता भी है कि इनको थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी को लेकर ना थोड़ा सा कोर्ट केस कचहरी मामला लिटिगेशन, इन सब चक्करों में ना ये फंस जाता, मतलब इनके घर वालों के, मतलब इनके परिवार में कलह का वातावरण होता है। याद रखिए, अगर आपके 4th हाउस में राहु है तो किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अगर आपके 4th हाउस में राहु है तो कोई आपके प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर ले, या फिर कोई आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ले, यानी आपके हिस्से में जितना प्रॉपर्टी है वो आपको वो ना दे, क्योंकि राहु उसके बाद उसको चैन से रहने नहीं देगा। वो गिरगिरा के आपके पास आकर के आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा के जाएगा। इतना याद रखिए, अगर राहु आपके 4th हाउस में, चाहे कितना भी आपके प्रॉपर्टी को लेकर मामला, कोर्ट केस कचहरी कुछ भी हो, चाहे वो आपके माँ के तरफ से कोई संपत्ति हो, कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर पिता की तरफ से कोई संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी। अरे 4th हाउस में राहु होता ही इसलिए है, पहले वो यहाँ पर परेशानियां देता है, बाद में यही से आपको प्रॉपर्टी और एसेट दिलाता है। इसीलिए तो मैंने 4th हाउस को चुना कि अगर किसी के 4th हाउस में राहु है, हाँ, प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको ये देख लेना है कि आप उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को मेंटेन कर पाए, उसको गलत, मतलब उस प्रॉपर्टी को बेच बूझ के आप कहीं पर गलत उसका इस्तेमाल मत करिए। ये राहु आपको दे देगा, लेकिन बाद में राहु आपको डाइवर्ट भी करना चाहेगा। इसलिए तो मैं राहु का इस वीडियो को बना रहा हूं कि राहु आपको इन सब भावों में बैठ करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु है तो नैसर्गिक पाप ग्रह ही ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो यहाँ पर राहु आपके साथ छल भी करता है। तो एक बार अगर वो आ जाए तो कोशिश कीजिए उसको मेंटेन करके रखने की। जिंदगी के एक पड़ाव में जा करके आपका कई बार ऑकल्ट चीजों के प्रति भी रुझाव आ सकता है, जैसे कि तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन सब के ऊपर भी आपका थोड़ा सा रुझाव आ सकता है। जिंदगी में कुछ ऐसा ज्ञान लेने के प्रति भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है, लाइक कुछ ऐसा विज्ञान के विषय में, कुछ साइंस के ऊपर जो नेचुरली लोग करते नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ना, आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ एकदम, मतलब कहते हैं ना कि चीजों को एकदम तोड़ तोड़ करके सोचना, बहुत कुछ दिमाग में आपका चलता रहता है। इसीलिए कई बार लोग, आम इंसान जो सोचते हैं ना, उनसे हट करके आपका एक अलग दुनिया होता है आपके दिमाग के अंदर। उसकी वजह से आप कई बार कई चीज सुनते हैं, कई चीज पढ़ते हैं, आपको किताबें पढ़ने का भी शौक होगा। हाँ, हो सकता है आप स्कूल कॉलेज की किताबें ना पढ़े, उसके बाहर जाकर के कोई भी ज्ञान की किताब हो, कोई भी विजडम की किताब हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी कर दे, कुछ ऐसा किताब आप पढ़ सकते हैं, और उसमें आपका होगा भी, आप करिए, उसमें से आपका बहुत ज्यादा ज्ञान आएगा भी। आप जिंदगी में सब कुछ पाएंगे, सब कुछ कमाएंगे, लेकिन कब? 24 साल की उम्र के बाद। 24 साल की उम्र के बाद, 24 मैक्स टू मैक्स 26, 24 से 26 साल की उम्र तक जिनके राहु थोड़े से, अगर कुंडली में थोड़े से पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक भी है ना, तो 24 मैक्स टू मैक्स 26, इन उम्र से आपके जीवन का जो बेस है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। पाओगे सब, कमाओगे सब, लेकिन कहीं ना कहीं मन की शांति, ये थोड़ा सा आपको मन की शांति के लिए राहु 4th हाउस में थोड़ा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। भौतिक सुख के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, मेटेरियलिस्टिक सुख के लिए राहु यहाँ पर बैठ करके आपको दे देगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि उसको आप मेंटेन करके रख पाए। उसके बाद बात करते हैं कि राहु अगर आपके 6वें घर में है,
जी हाँ दोस्तों, अगर राहु आपके छठवें भाव में है, अपने लग्न कुंडली में 6 घर आगे गिने, राशि कोई भी हो सकती है आपकी। अगर आपके लग्न कुंडली में आपके लग्न से राहु 6 घर आगे गिने, अगर वहां पर आपको अपना राहु मिलता है तो इसका मतलब आपका राहु आपके छठवें भाव में है। अगर छठवें भाव में आपका राहु है तो इसका मतलब राहु की एक दृष्टि जाएगी, आप राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे भाव में, राहु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव में, राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें भाव में। तो यहां पर राहु आपको क्या फल देगा? देखिए, छठवें भाव में अगर राहु होना, तो मैंने देखा है अक्सर, बचपन से शुरू करते ऐसे लोगों की कहानी, अगर छठवें भाव में राहु होना तो मैंने देखा कि अक्सर ऐसे लोगों की जो संगति होती है ना, तो बचपन से बहुत ज्यादा होती है। मतलब मित्र, बंधु, बांधव, दोस्त ऐसे इंसान के बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, देखना यह है कि ये कुसंगति है या ससंगति है, ये संगति अच्छा है या फिर बुरा है। ये ध्यान रखिएगा, ये संगति कुसंगति ना हो, क्योंकि छठवें हाउस का राहु बचपन में आपकी कुसंगति करवा देता है कभी कभी ना, बहुत बार। लेकिन अगर आपने इस कुसंगति को अवॉइड मार करके अपने करियर के बारे में सोच करके अपने पढ़ाई में ध्यान दिया, तो यकीन मानिए यही का राहु आपको बचपन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करवा सकते हैं, आपका रैंक भी हायर कर सकते हैं, आपका रैंक भी आपका ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि आप अपने क्लास में टॉपर भी बन सकते हैं, यही राहु करवाएगा। क्योंकि कंपटीशन का घर है ना, आप किसी भी कंपटीशन से डरेंगे नहीं। लेकिन अगर बिगड़ गए, यानी कि आप अगर राहु को संभाल नहीं पाए बचपन से, क्योंकि राहु यहां पर रह करके आपको थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट करेगा, तो इसीलिए अगर आप राहु को संभाल नहीं पाए यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आपको कुसंगति भी दे देंगे। और ऐसे ऐसे कुसंगति देंगे ना, अगर आपके मन में इच्छा है कुसंगति करने का, यानी कि बहुत ज्यादा मित्र, बंधु, बांधव, बहुत ज्यादा दोस्त, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर ग्रुप बनाने का, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका परिचय करवाएंगे ना यहाँ पर बैठ करके राहु, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका परिचय करवाएंगे ना कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इतना, मतलब क्या बताऊं, इतना मतलब डार्क एस्पेक्ट आपको दिखाएंगे, इतनी डार्क दुनिया आपको दिखाएंगे ना। अगर आपके पीठ में दोनों पंखुड़ियां है ना, राहु छठवें हाउस में होने से अगर आपके पीठ में दोनों पंखुड़ियां है ना, तो उसके बाद 4 पंखुड़ियां और आ जाएंगे उन लोगों को देख करके, आप और ज्यादा उड़ने लगेंगे। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आपके छठवें हाउस में राहु है, अगर कुसंगति की है, यहाँ पर राहु आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठा है, लेकिन राहु यहाँ पर आपको टेस्ट भी करना चाहता है। तो इसीलिए अगर छठवें हाउस में राहु है तो कुसंगति में मत जाइए। इस राहु को जब आपका पढ़ाई का उम्र होता है, जब आपके करियर को बनाने का समय होता है, इस समय इस राहु को यूज कीजिए अपने आने वाले समय को और ज्यादा बेहतर करने में। राहु यहाँ पर बैठ करके अपनी एक दृष्टि वो अपने आपके 10वें घर में देगा। 10वां घर होता है कर्म का, तो यहाँ पर ना राहु जब आपके छठवें घर में बैठेगा ना, तो आपका नेचर क्या है, सबसे कंपीट करने का, यानी कि मैं जहां पर भी हूं वहां पर मैं खुश नहीं हूं, मैं इससे और ज्यादा खुश होना चाहता हूं। तो 10वें घर में राहु अपनी दृष्टि देकर के क्या करेगा, आपको अपने काम बार बार स्विच करने का मन करेगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा आप अच्छे खासे कमाते होंगे, अच्छा खासा नौकरी राहु यहाँ पर आपको दिला भी देगा, लेकिन आप क्या पता है क्या सोचेंगे कि जो अगला इंसान है ना, यानी कि आस पड़ोस वाले में या फिर आपके किसी रिश्तेदार में या फिर आपका कोई दोस्त है, वो आपसे ज्यादा खुश है, वो आपको ज्यादा, बल्कि आप उससे ज्यादा कमाते हैं, आप उससे ज्यादा हायरकी पर है, आप उससे ज्यादा हायर की पोजीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो जिस कंपनी में काम करता है ना वो ज्यादा अच्छा है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो बहुत बुरा है। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा बार बार जॉब स्विच करने का मन करेगा। कहीं पर भी आप टिक करके आपको आपकी खुद की गलती की वजह से आप कई बार जॉब स्विच कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। अगर राहु जब 10वें में दृष्टि देता है, आपके मन में ये सब वो बार बार डालेगा कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, चलो वो कंपनी अच्छी है। यकीन मानिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी दुकान चलाते हैं, आपका दुकान या फिर आपका बिजनेस, आपका काम बेहतर चलता है सामने वाले इंसान से। बस आपको ये लग रहा है कि मेरी जो दुकान है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो काम है वो सामने वाले इंसान से कम चल रहा है, लेकिन असलियत में आपका ज्यादा बेहतर चल रहा है। अब जैसा कि जो लोग बचपन में कुसंगति में पढ़ करके अपनी जो जिस वक्त अपनी जिंदगी को बनाना होता है, जिस वक्त पढ़ाई करके जिस वक्त अपनी जिंदगी को स्टेबल करना होता है, उस समय अगर कुसंगति में अगर आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर ना अगर अगर आप पढ़े हुए हो तो यहाँ पर जब आप युवा अवस्था में जाओगे या फिर अब जिंदगी में नौकरी चाकरी ढूंढने का समय आएगा, तब पता है राहु क्या करेगा। राहु अब यहाँ पर आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, बड़े बड़े ख्वाहिश दिखाएगा, बड़े बड़े डिजायर आपके मन में दे देगा, अनरियलिस्टिक डिजायर आपके मन में दे देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि रातों रात कहीं से आपको आपके पास 1 लाख रुपए आ जाए। राहु की एक दृष्टि जाएगी 12वें घर में, आपको ऐसा लगेगा कि हम विदेश जाएंगे और विदेश
से बहुत ज्यादा डॉलर कमा के आएंगे या फिर पाउंड कमा के आएंगे। जो ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन वो सोच रियलिस्टिक हो, इसकी आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपने अपने बचपन को खराब किया है, अगर बचपन में कुसंगति में पढ़ के अपने समय को खराब किया है, तो राहु यहां पर आपको बड़े बड़े डिजायर दिखाता है, बड़े बड़े जानबूझ करके वो आपको सपने दिखाता है। आपके मन में ऐसा आएगा कि शॉर्टकट वे से कहीं से पैसा आ जाए, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मुझको कहीं से ऐसा काम दे दो कि महीने में मैं 10 लाख रुपए कमाने लग जाऊं, कि महीने में मैं 20 लाख रुपए कमाने लग जाऊं, मुझको कोई ऐसा बिजनेस दे दो जो रातों रात में करोड़पति हो जाऊं। आपके मन में सब आ सकता है। राहु यहाँ पर रह करके आपको धन संपत्ति दे भी रहा है, बिजनेस में भी आप अच्छा कमा रहे हो, जॉब में भी आप अच्छा कमा रहे हो, या फिर कोई भी कारोबार है आपका उसमें आप अच्छा कमा रहे हो, दुकान से आप अच्छा कमा रहे हो। लेकिन पता है माइंड में राहु आपके हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करता रहेगा कि सामने वाला इंसान जो है ना वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है या फिर मुझसे ज्यादा खुश है, तो मुझे भी उसके जैसा खुशी पाना है, उसके जैसा ज्यादा कमाना है। यकीन मानिए वो अपनी बड़ी दुकान से, अगर उसके पास कोई बड़ा बिजनेस है ना या फिर बड़ी दुकान है ना, या फिर वो आपसे कोई बड़ी नौकरी करता है ना, वो वहां पर जितना खुश है ना, आप अपनी छोटी बिजनेस अगर आप करते हैं, अगर आपका छोटा दुकान है, उस छोटा दुकान है या फिर उससे थोड़ा सा छोटा बिजनेस है, या फिर आप उसके जैसे इतने बड़ी कंपनी में काम नहीं करते, फिर भी आप उस इंसान से ज्यादा खुश है। अगर आपके पास छोटा दुकान है, छोटा बिजनेस करते हैं, आप उस इंसान से ज्यादा कमाते हैं जितना कि वो अपनी बड़ी दुकान से या फिर बड़ा बिजनेस से कमा नहीं पाता है। यकीन मानिए मेरी ये बात को। प्लीज उस काम को स्विच मत कीजिए, या फिर उस बिजनेस को स्विच मत कीजिए, या फिर उस कंपनी को छोड़ मत दीजिए। आपके अंदर ये स्वभाव होगा कि बार बार मुझे अपना काम चेंज करना है, बार बार मुझे अपना जॉब स्विच करना है। यकीन मानिए अगर आप ये सब मान करके कि मुझे तो इस काम में कम मिल रहा है, मुझे इस काम में खुशी नहीं मिल रहा है, अगर ये सब सोच करके अगर आप दूसरा काम चूज करेंगे ना, तो यहाँ पर राहु आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। याद रखिएगा, राहु आपके मन में ये सब डालेगा, लेकिन अगर आपने उसके छल पर पे अपने कदम रख दिए तो राहु यहाँ पर आपको तुरंत पनिशमेंट देगा। जो काम आप शुरू करेंगे वो तो होगा ही नहीं, उसमें तो आप लॉस खाएंगे ही, साथ ही साथ जो पिछला वाला काम था वो भी चला जाएगा। कोशिश कीजिए कोई भी इलीगल एक्टिविटी में या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में आप ना जुड़े। लेकिन अगर आप गलती से जुड़ जाते हैं तो पता है क्या, राहु यहां से आपको बचा भी लेगा, यानी कि आपको वहां पर फंसने नहीं देगा। थोड़ा बहुत आपको परेशानियां देगा वो पहले, लेकिन बाद में वो आपको वहां से बचा भी लेगा। इसीलिए तो 6th हाउस का राहु जाना जाता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, और हाँ आपका जो शत्रु होगा ना वो बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी होगा, लेकिन कहते ना अगर वो डाल डाल तो आप पाक पाक, आप उससे भी ज्यादा प्लानिंग के साथ, उससे भी ज्यादा छल करके उसके साथ आप मुकाबला कर सकते हैं अगर राहु आपके 6th हाउस में। हाँ ये नो डाउट कि आपका शत्रु भी बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी होगा, उसको भी आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि राहु ना टक्कर टक्कर में कंपटीशन लेता है, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी अगर आपके 6th हाउस में राहु है तो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपके शत्रु के लिए आप टेडमार्क हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं तो आपके शत्रु के लिए आप कई बार टेडमार्क हो जाते हैं। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं लगती है कि आप किसी का टेडमार्क हो जाए, या फिर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में या किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस जाए। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बच करके रहिएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में पड़ चुके हैं या फिर पढ़ते हैं तो राहु यहाँ पर आपको बचा भी लेगा। अगर आप इन सब मामलों में पड़े हुए हैं, अगर कुछ अपने गलतियों की वजह से अगर आप फंस चुके हैं, तो यकीन मानिए राहु यहाँ से आपको बचा भी लेगा। अगर आपके शत्रु है, मैंने पहले ही कहा था, जब भी पाप ग्रह का संबंध शनि, राहु, मंगल, रवि, इन सब ग्रहों का संबंध 6वें घर के साथ बन जाता है, तो अगर खास करके अगर वो ग्रह इसमें बैठ जाए या फिर उनकी दृष्टि भी पड़ जाए 6वें घर में, तो ये शत्रुहंता योग होता है। अब एक बात है ना कि शत्रुहंता योग होना कोई अच्छी बात नहीं होती। आप सोचते कि शत्रुहंता योग होना बहुत अच्छी बात है, नहीं, शत्रुहंता योग होना कोई अच्छी बात भी नहीं होती, उतनी भी अच्छी बात नहीं होती। ध्यान से सोचिए, अगर शत्रुहंता योग किस लिए है, इसका मतलब आपके जीवन में शत्रु आएंगे। हाँ, जब वो आएंगे वो आपका कुछ नुकसान कर नहीं पाएंगे, आप उसमें बाजी मार लेंगे, आप उससे ऊपर रहेंगे, आप अपने शत्रु के ऊपर डोमिनेट कर पाएंगे, लेकिन शत्रु तो आएंगे ना। तो यही बात मैं कहने की कोशिश करता हूं कि राहु अगर 6वें से संबंध बना ले, अगर राहु 6वें में बैठा हो या फिर 6वें में अगर राहु की दृष्टि हो, तो कई बार आपके जीवन में शत्रु आएंगे, वो षड्यंत्रकारी आएंगे, बहुत ज्यादा चालाक शत्रु आएगा आपका, लेकिन आप उसके ऊपर ज्यादा हावी रहेंगे, ज्यादा भारी रहेंगे, अंत में जीत आपकी होगी, वो आपका कुछ नुकसान कर नहीं पाएगा। देखिए, हो सकता है कि आपको अपने करियर के लिए,
अपना जगह जो है वो जहाँ पर आपका जन्म स्थान है, जहाँ पर आपका बर्थ प्लेस है, वहां से आपको जगह तब्दील करना पड़े, क्योंकि करियर के लिए कई बार राहु आपको जगह बदलवाता है और वहां पर जगह बदल करके ही आपके जीवन में प्रोग्रेस आता है। लेकिन याद रखिएगा यहीं पर एक बात, राहु आपको जगह तब्दीली करवाता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप जगह बदल रहे हैं, अगर अपनी काम की जगह बदल रहे हैं या फिर आप अपने घर से दूर जाकर के कोई काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जरूर कोई मजबूरी आएगी वहां पर, जहां पर आपको मजबूरन वो जगह बदलना पड़ रहा है, या फिर वो काम का या फिर वो काम की जगह आपको बदलना पड़ रहा है। मजबूरी में राहु यहाँ पर आपको साथ देगा, ठीक है ना। मजबूरी में यहाँ पर राहु आपको साथ देगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मेरा तो मन नहीं हो रहा है यहाँ पर काम करने का, या फिर मेरा तो मन नहीं हो रहा है कि घर में या फिर घर में रह करके मैं कोई काम करूं, या फिर घर के आसपास में मैं कोई काम करूं, मैं तो विदेश जाकर के काम करूंगा, ये सब अगर आपके मन में आ रहा है ना, अगर आप मजबूरी में जाते तो फिर राहु यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, राहु वो खुद करवा के आपको जिंदगी में प्रोग्रेस देगा। लेकिन अगर आप मन से अपने मन मुताबिक चलना चाहेंगे ना, क्योंकि पहले तो हम जिस कंपनी में काम करते थे वहां पर तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती होती थी, वहां पर कलीग्स में हम बहुत ज्यादा गप्पे शप्पे मारते थे, इस कंपनी तो बिल्कुल बोरिंग है। अगर ये सोच के आप वो काम छोड़ेंगे ना और उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे ना, याद रखिए वो तो जाएगा ही, वापस से अगर ज्वाइन करना चाहेंगे ना तो वो भी नहीं होगा। अपने मन को थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण कीजिए। मजबूरी में अगर आपको कुछ करना पड़ता है तो राहु यहाँ पर आपका साथ देगा, लेकिन अगर आप अपने ज्यादा जीवन में कहते हैं ना कि अगर रस पाने के लिए राहु को यहाँ पर ज्यादा यूज किया तो राहु यहाँ पर आपको पनिशमेंट भी दे सकता है, याद रखिएगा। और बहुत अच्छी क्वालिटी भी है राहु के इस घर में होने की, खास करके आपका स्वास्थ्य। आप खास करके कोई बीमारी में पड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि आप बीमारी में पड़ेंगे नहीं, यही बात सुन करके आप बहुत ज्यादा, वैसे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस है ही, लेकिन यही बात सुनकर के भी आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हमें तो कोई बीमारी होती ही नहीं है, हमें तो कभी कोई बीमारी लगती ही नहीं है। याद रखिएगा राहु अगर छठवें में बैठा हो ना तो वो आपको बीमारियां पहले तो नहीं देगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बीमारियां तो होती ही नहीं है, लेकिन जब देगा ना तब गुप्त रूप में आपको देगा। लेकिन और एक बात भी है, अगर राहु छठवें में रह करके आपको बीमारियां देता है तो उससे लड़ने की क्षमता भी आपको दे देंगे, वो उस बीमारी को जल्दी आपसे हटा भी देंगे, राहु ही देगा और राहु ही हटा देगा। बहुत अजीब बात है ये। और एक बात कहता हूं, अगर छठवें हाउस में राहु आपका बैठा है ना, मान लीजिए आपको कोई बीमारी लगती है तो यकीन मानिए सबसे बेस्ट डॉक्टर आपको मिल सकता है अपने इलाज के लिए। और जब आप उस बीमारी से जूझ रहे होंगे या फिर उस बीमारी से आप निकल आएंगे तो कोई देख करके आपको बता ही नहीं सकता कि भैया आप तो इतने, या फिर मैम आप तो इतने लंबे बीमारी से उठ करके आए हैं। मतलब कोई आपको देख करके, आपकी इमेज को देख करके या फिर आपके चेहरे को देख करके बता ही नहीं सकता कि आप इतने गंभीर बीमारी से उठ करके आए हैं या फिर आप इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन छठवें हाउस में राहु हो, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझे तो कोई बीमारी होती नहीं, हाँ बीमारी होती है तो उसका क्योर कर देंगे राहु, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझे कोई बीमारी तो होती नहीं। बीमारी किसकी है पता है? बीमारी है आपके मन की, कि बार बार आपका जो मन अशांत होता है ना कि हम खुश नहीं है हमारा, बल्कि आपका मन सब कुछ ठीक है, आपका काम भी सही चल रहा है, आपका परिवार भी सही चल रहा है, आप अच्छे खासे कमा भी रहे हो, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है, शादीशुदा जिंदगी भी लगभग अच्छी खासी चल रही है, सब कुछ लगभग लगभग एक नॉर्मल इंसान के जीवन में जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे सब कुछ ठीक ठाक ही है। लेकिन आपके मन यहाँ पर अशांत है, आपको लग रहा है कि हम खुश नहीं है, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें खुशी मिल जाए, ठीक है ना। ये जो बीमारी है ना ये आपके मन की है, आपका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, आपका मन नहीं लग रहा है कोई भी कार्य करने में, आपका मन नहीं लग रहा है अपने जीवन के ऊपर। यहां पर रह करके राहु जबरदस्ती आपके मन को उकसाता है, तो प्लीज मेरी ये बात मान लीजिए, अपने मन को अपने वश में रखिए, कुछ ऐसा काम मत कीजिए। देखिए आप अपने करियर में सेटल है, उस काम को मत छोड़िए, आप अपनी भरी हुई प्लेट पर लात मत मारिए। अगर आप किसी बिजनेस में कोई दुकान चलाते हैं तो उसमें उस बिजनेस को या फिर उस दुकान को मत छोड़िए। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी है तो उसको मत छोड़िए, उस स्पाउस को मत छोड़िए। देखिए आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है, बस आप अपने मन को शांत कर लीजिए, आप अपने मन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। देखिए आपका जिंदगी का आधा प्रॉब्लम, 50% प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। एक्चुअली राहु यहाँ पर रह करके ना आपको ना टीचर की तरह समझाता है कि आप अपना काम मत छोड़िए, ईमानदारी के साथ आप अपना काम कीजिए, किसी भी इलीगल एक्टिविटी से या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी से आप अपना ताल्लुकात ना रखिए, किसी भी अरे गहरे व्यक्ति के साथ आप ज्यादा सा संबंध ना रखें, बाहर थोड़ा सा संबंध कम रखें, ईमानदारी का खाए, ईमानदारी का कमाए,
अपने भरी हुई प्लेट पर लात ना मारे। घर में अगर लक्ष्मी आती है तो उसको हल्के में मत ले। घर में अगर लक्ष्मी जितना आता है उसको हल्के में मत ले। ज्यादा लालच के पीछे ना भागे, ठीक है। ज्यादा मौज मस्ती के पीछे ना भागे, ज्यादा मन में आनंद उठाने के पीछे ना भागे। मन में आनंद देगा राहु, लेकिन ज्यादा ना भागे उसके पीछे, मतलब एकदम उसके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना जिसको हम कहते हैं। राहु यहाँ पर रह करके समझाता कि आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो मैं आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दे दूंगा, बहुत बहुत बड़ी गंभीर बीमारी दूंगा, वो भी गुप्त रूप से आपको दूंगा। जब दूंगा आपको पता भी नहीं चलने दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपका बेस्ट डॉक्टर से इलाज भी करवा दूंगा। तो इन सब बातों को आप थोड़ा सा देख करके चलिए। राहु छठवें घर में ही बहुत बड़ा शुभ योग होता है, राहु अगर छठवें घर में हो। लेकिन राहु जैसा कि कहते हैं कि आप अपने शत्रु के साथ जाकर मत उलझिए। राहु यहाँ पर आपको उकसाएंगे, लेकिन वो यही तो आपको टेस्ट करता है ना। राहु दो तरफा खेल खेलता है हमेशा। आप अपने शत्रु के साथ जाकर के मत उलझिए। अगर कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, या फिर आपको पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, या फिर आपको परेशान कर रहा है, तो बस उसको राहु के हाथ में छोड़ दीजिए, फिर देखिए उसका खेल क्या होता है। तो चलिए आज का ये पार्ट, आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर खत्म करते हैं। देखिए मैंने इसका पहला पार्ट बनाया, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसका मैंने अभी से पहला पार्ट बनाया, बाकी 3 भावों के ऊपर कौन से वो 3 भाव है वो मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए मैं अगर अभी भी कर सकता हूं, लेकिन क्या है ना कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मुझे अपलोड करने में भी दिक्कतें होंगी और आपको भी समझने में दिक्कतें होंगी, बहुत सारी चीज एक साथ समझने में। तो इसीलिए मैं अगला पार्ट 2-3 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। जो भी मैंने 3 भावों के ऊपर कहे उनके ऊपर आप विचार कीजिए, ठीक है। और मैं अगला पार्ट बहुत जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि मैं क्या है ना कि मैं 2-4 बातों में उसको सम अप नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा कि मैंने आपको कहा और आपको अगर समझ में ही नहीं आया मेरी बातें, मैं अगर ओवरऑल एक बस आपको जस्ट दे करके चला जाऊं। मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो भी कहूं वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, उसके बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है वीडियो से रिलेटेड, अगर इन 3 भावों से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं वही कोशिश करता हूं कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इतना डिटेल में बात करता हूं, इसलिए मेरा वीडियो इतना लंबा होता है। मैं अगले बाकी 3 भावों के बारे में भी बात करूं, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर देना, ताकि आगे इसका जब सेकंड पार्ट आए तब उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।